हम्म, चलो भाई, इशू ऑफ मटेरियल का लास्ट वीडियो, मतलब क्योंकि आखिरी के 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 9, 10 और 11, ठीक है। देखते हैं क्या क्या मेथड्स है। 2 मेथड्स अभी और बाकी हैं, है ना। 9 और 10 में दिख जाएगा, 11 तो आपका एक नॉर्मल सा फालतू सा क्वेश्चन है। देखते हैं, चलो। इलस्ट्रेशन 9 में देखने को वैसे ही दिया हुआ, देखो, रिसीव्ड इशू, रिसीव्ड इशू, रिसीव्ड इशू, रिसीव्ड इशू, सब नॉर्मल है। मेथड नया है। मेथड क्या है देखो, बोलता है प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट शोइंग द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। ये है आपका नया मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। मैं आपको शॉर्टकट में सिखाऊंगा। देखो, जनरली क्या होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हो चुका है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था फीफो, लीफो और एवरेज। एवरेज में दोनों कवर हो जाएगा, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज दोनों कवर हो जाएगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 4 मेथड। हर एग्जाम में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। फीफो लीफो आता है, वेटेड एवरेज आता है, सिंपल एवरेज आता है, बस। बट अब मेरी जिम्मेदारी, बाय एनी चांस कि बाय एनी चांस ये क्वेश्चन आ गया तो आप तो मुझे दोष दोगे ना कि सर ने नहीं करवाया, तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, रिप्लेसमेंट प्राइस है, ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें बताऊंगा नहीं, सिंपल शॉर्टकट बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। देखो, चालू करते हैं पहले, है ना, फॉर्मेट बनाते हैं। तो चालू करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टोर्स लेजर अकाउंट, है ना। मेथड कौन सा है, रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस, रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस के हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। डेट, रिसिप्ट, पहले लिख देता हूँ, चलो, इशू, बैलेंस, ठीक है। एक्सटेंड कर देता हूँ। अच्छा, पहले वो भी लिख लूँ, कितना टाइम पास होता है ना। स्किप कर दो आगे आप लोग, 1 मिनट स्किप कर दो आगे। चलो, खाना खाने के बाद कफ हो जाता है। चलो, इलास्ट्रेशन 9 है हमारा। साल कौन सा चलेगा, 2022, 2022, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, डेट कौन सी लिखूंगा भाई, ओपनिंग बैलेंस है तो 1 जनवरी लिखूं या 1 अप्रैल लिखूं। कुछ नहीं बेटा, 1 मार्च लिखो। पूरा महीना मार्च का है, देखोगे तो ये देख लो, पूरा महीना जो है लास्ट तक मार्च का ही है। तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस बोल रहा हूँ तो डेट क्या लिखूंगा, 1 मार्च, ठीक है। मार्च के महीने का है ये पूरा स्टोर्स लेजर अकाउंट। ऐसे आपको जज करना होता है। रिसिप्ट इशू तो है नहीं, खाली मतलब बैलेंस दिया हुआ है ना, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा 400 यूनिट्स। अच्छा, 1 सेकेंड, हाँ ठीक, कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 404 रुपये का, तो मैं लिख देता हूँ 404 रुपये का 1600, ठीक। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ये तो क्या है, ओपनिंग बैलेंस बस दिया हुआ था, ठीक है। आगे क्या होता है, लाइन से देखते जाओ, सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, देखो 10, 15, 17, 20, 25, 26, 27, 30, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। तो 10 मार्च को क्या हुआ है, रिसीव हुआ है 100 यूनिट्स 4.10 का, ठीक है। रिसीव है क्या डेट है, 15 मार्च, 10 मार्च, 10 मार्च को आपने क्या किया, रिसीव किया 100 यूनिट्स 4.10 का, 100 यूनिट्स 4.10 का, या 4.10। ज़ीरो की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, डेसिमल के लास्ट में आता है तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। मतलब ये 410 वो नहीं, 4.10 है भले, बट ज़ीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, ठीक है। 100 ये 410 आ जाएगा।
2 0 उधर लग जाएगा, 4 0 410। ठीक, इशू कुछ है नहीं, बस भाई इशू कुछ है नहीं। बैलेंस कैसे लिखोगे? बैलेंस लिखने का तरीका सेम, देखो ध्यान से। पहले आपके पास कितने का मटेरियल, पहले का कितनी क्वांटिटी थी? 400। अब कितनी क्वांटिटी आ गई? 100, तो हो गया 500। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपके पास अमाउंट कितने का था टोटल? पहले 1600 का था, ठीक है। और आ गया कितना? 410, तो ये क्या हो गया? 2010। ठीक है, 2010 आ गया। मतलब जो लोग इसमें पैदा होंगे वो भी मेरा वीडियो देखेंगे बाद में। चलो, रेट कैसे निकालेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेटेड एवरेज में कैसे आता था? इन दोनों को डिवाइड करके आता था। सिंपल एवरेज में तो रेट का कॉलम ही नहीं बनता था क्योंकि वहाँ पे जो रेट आपके पास आया उसका सिंपल एवरेज निकालते थे, पिछले वीडियो में किया गया था। अगर मैं होता, मैं अगर CMA की मॉड्यूल छापता तो मैं इस मेथड में भी रेट का कॉलम नहीं बनाता, कोई काम ही नहीं है। बता रहा हूँ ना, अभी 2 मिनट बाद समझ आ जाएगा सब चीज़। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो भाई मैं अगर ये बुक छापता तो मैं ये मेथड कौन सा है? रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। तो इस मेथड में भी मैं क्या करता? बैलेंस में ये रेट का कॉलम नहीं बनाता, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। ठीक है, जिन लोग के पास बुक है वो देख लो आंसर में, रेट का कोई काम ही नहीं है। बस एक जगह वो ओपनिंग बैलेंस का बस दिखा दिए हैं 4 रुपये। भाई वो भी नहीं दिखाओगे तो चलेगा, है ना। अगर मैं रेट का कॉलम गायब कर दूँ, 4 रुपये ना दिखाऊँ, सीधा लिखूँ क्वांटिटी 400 और अमाउंट 1600, चलेगा। बट अब जैसा बुक वाला करता है हमको करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? यहाँ पे बैलेंस में जो रेट का कॉलम है बिल्कुल भी काम का नहीं है, अब उसको खाली छोड़ दो। ठीक है, तो सर पूछोगे इशू कैसे करेंगे? आएंगे ना वहाँ पे, इशू आने तो दो, इशू जब आएगा तब बताऊंगा, है ना। मैंने अभी आपको एक चीज़ सिखाई, क्या कि रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस में भी बैलेंस वाले कॉलम में रेट का कॉलम काम का नहीं है, खाली छोड़ दो उसको। बस ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ था तो वो मैंने लिख दिया, बाकी तो क्या है आपको सब खाली छोड़ना है। जितनी भी डेट है ना, यहाँ से लेके जितनी भी देखो 8-10 जितनी भी डेट्स हैं, सब में आपको बैलेंस में रेट का कॉलम खाली छोड़ना है, बैलेंस में। ठीक है, तो सवाल अच्छा सर इशू कैसे होगा? चलो ना, अगला इशू ही है। 10th मार्क्स तो हो गया, 15 मार्क्स को इशू है 300 यूनिट्स, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 15 मार्च इशू होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 300। देखो आपके पास है कितना क्वांटिटी? 500 है, 300 तो दे ही सकते हो, दे दो 300। सर रेट बता दो, बहुत बहुत हमको अंदर से क्यूरियोसिटी हो गई है, रेट बता दो बस। ठीक है देखो कब इशू है 15 मार्च को ना, ये लो आपको क्वेश्चन में सामने से बता दिया। हमको दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में सामने से बता दिया है कि 15 मार्च को जो इशू हुआ है वो 4.2 के रेट के हिसाब से होगा। लिख दो यहाँ पे 4.2 बाकी 300 इंटू 4.2 तो ये होता है 1260। हो गया, समझ आया? काफ़ी आसान। नहीं समझ आया तो चलो आगे और क्वेश्चन बाकी है। 500 क्वांटिटी था आपके पास, 300 गया, 200 बचा। अमाउंट भी ऐसे ही माइनस करना है। 2010 का आपके पास अमाउंट था, 1260 का अमाउंट चले गया तो बचा 750 का अमाउंट। बस दिन खत्म, लाइन क्लोज। अगली डेट पे आओ, 15 मार्च के बाद अगली डेट है 17 मार्च। रिसीव्ड 200 एट 4.3, 200 4.3। 17 मार्च को आया है 200, आया है 4.3 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 860। ठीक है, इशू कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बैलेंस लिखते हैं तो ऐड कर देंगे। पहले क्वांटिटी 200 थी, अभी 200 और आ गई, 400 हो गई। 750 पहले से था, 860 और आ गया, ऐड कर दो अमाउंट को भी, तो 1610 आ गया। दिन खत्म, लाइन क्लोज। बैलेंस में रेट का कॉलम का कोई काम नहीं है। 17 मार्च के बाद आ गया 20 मार्च, इशू है 250 यूनिट्स। 20 मार्च इशू है कितना? 200 250। हाँ चलो इधर देखो ध्यान से, इशू है आपका 250 यूनिट्स, तो 400 में से आप 250 तो दे ही सकते हो। 20 मार्च का डेट है ना, कब इशू करेगा? 20 मार्च को। सर कौन से डेट से इशू करें? जो क्वेश्चन में बताया है, ये देखो 20 मार्च को बता दिया है। 20 मार्च 4.4 से आपको इशू करना है, यहाँ पे आ जाएगा 4.4। दिमाग इतना सा भी नहीं लगाना है, 2+2 वाला दिमाग भी नहीं लगाना है। वो 2+2 = 4 क्वेश्चन में ही बता दिया है, आपको बस छापते जाना है। 1100 आ गया, माइनस करेंगे तो 150 की क्वांटिटी बचेगी और 510 का अमाउंट बचेगा। हाँ दिन खत्म, लाइन क्लोज, है ना, कितना आसान।
20 मार्क्स के बाद है 25 मार्क्स, रिसीव है 400 एट 4.5, रिसीव है 400 एट 4.5, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आया 1800। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन। हाँ, बैलेंस लिखेंगे 150 पहले से था, 400 अब आया तो 550 हो गया, और 510 का अमाउंट पहले से था, 1800 का अमाउंट और आ गया तो उसमें प्लस कर देंगे दोनों को, 2310, दिन खत्म, लाइन क्लोज। ठीक है, 25 मार्च हो गया। उसके बाद है 26 मार्च को इशू है 200, 26 मार्च रिसिप्ट नहीं है, इशू है 200। हाँ, कौन से गेट से होगा सर, हमको दिमाग नहीं लगाना है। ये देखो 26 मार्क्स क्वेश्चन में बताया 4.6, तो यहाँ आ जाता है 4.6, 200 इंटू 4.6, ये होता है आपका 920। ठीक है, अब माइनस कर देंगे, 550 में से 200 गया, 350 बचा, और 2310 में से 920 गया, 1390 बचा, दिन खत्म, लाइन क्लोज। ठीक है, 26 मार्क्स के बाद परेशान हो गया। 26 का मार्च के बाद 27 मार्च से रिसीव्ड है 100 एट 4.6, 27 मार्च रिसीव्ड है 100 4.6, तो ये जाएगा 460। इशू कुछ हुआ नहीं है। हाँ, अब अमाउंट क्वांटिटी 350 था पहले से, 100 आ गया 450, अमाउंट 1390 था पहले से, 460 आ गया तो 1850, दिन खत्म, लाइन क्लोज। 27 मार्च के बाद 30 मार्च है, 30 मार्च को आपने इशू किया है 300, तो देखो 30 मार्च को आपने क्या किया, इशू किया है, रिसिप्ट तो है नहीं, इशू किए हो 300, तो कौन से गेट से इशू करोगे, चलो क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखो लास्ट में 30 मार्क्स का दिया हुआ है, 4.8 से इशू करना है, कर देता हूँ मैं यहाँ पे 4.8 से इशू, 300 इंटू 4.8, ये आता है 1440, माइनस कर दोगे तो आपका बचा हुआ बैलेंस आ जाएगा, 450 माइनस 300 करोगे तो 150 की क्वांटिटी है, और 1850 माइनस 1440 करोगे 410 का अमाउंट आ जाएगा, दिन खत्म, लाइन क्लोज, पूरा क्वेश्चन खत्म। इतना बड़ा फॉर्मेट कोई काम का नहीं है, आसान। क्वेश्चन में ही आपको वो रेट बता दिया जितने रेट से आपको इशू करना है, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, वो सब आपको यहाँ बता दिया था क्वेश्चन में। देखो 4.2, 4, 6, 8 सब बता दिया है, कौन सी डेट पे कितने रेट से इशू का क्वेश्चन में दे दिया है, आपको बस बैलेंस प्लस माइनस करके बताते जाना था, और कुछ नहीं है, आसान। ठीक है, चलो आगे आते हैं। टाइम पास क्वेश्चन था, एग्जाम में नहीं आता, ये बहुत टाइम पास है और बहुत आसान है। बोलोगे ना 2 + 2 = 4, पूरा क्वेश्चन में तो दे दिया है, आपको 4 भी नहीं सोचना है, 4 भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बस प्लस माइनस करना है, बैलेंस बताना है। ठीक है, अब आओ 10th में, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग स्किप कर दो 2 मिनट, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, नीचे काम आ जाएगा ना 10th वाले में। ठीक है, स्किप कर दो फटाफट, आप लोग 1-2 मिनट आगे स्किप करके देख लो, मैं जब तक ये साफ़ कर देता हूँ थोड़ा बहुत। बस अब स्किप मत करो। हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ चलो, स्टोर लेजर अकाउंट है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड अगला मेथड है। वैसे देखा जाए तो लास्ट मेथड है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ठीक, अब देखना क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इसमें भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा उतना आता नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब एग्जाम में आज तक तो किसी भी अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, बाई चांस आ गया तो मेरे को बोलोगे। चलो, लिखा है स्टॉक्स आर इशूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस मेथड इसका नाम है, एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड फॉर स्पेसिफिक मटेरियल। 1 जनवरी, अच्छा साल आपको नहीं बताया है तो मैं 2022 यहाँ से मिटा देता हूँ, नहीं दिया तो हटा दो ना, लिखो अपने मन से थोड़ी कुछ भी लिख दोगे। हाँ, 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 10 टन 240 का। 1 जनवरी को रिसिप्ट इशू तो हुआ नहीं, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 10 टन 240 का। 10 टन 240 पर टन है, पर टन है ना। हाँ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2400, दिन खत्म, लाइन क्लोज। 1 जनवरी के बाद आगे बोलता है 4th जनवरी। अच्छा सुनो,
या चलो अभी आगे ही बताऊंगा। 1 जनवरी हो गया। 4 जनवरी को क्या किया आपने और परचेस किया 5 टन 260 में, ठीक है। 4 जनवरी को आपने परचेस किया 5 टन 260 पर टन में, तो 5 इंटू 260 1300। बैलेंस लिखने का तरीका सेम, और फिर से वही बात कि बैलेंस में रेट का कोई काम नहीं है। बैलेंस वाले कॉलम के अंदर जो रेट का कॉलम है उसका कोई काम नहीं है। तो क्वांटिटी और अमाउंट तो प्लस कर देंगे। क्वांटिटी था 10 और 5 और आ गया तो 15 हो गया, और अमाउंट आपके पास 2400 पहले से था प्लस 1300 और आ गया 3700। रेट खाली छोड़ दो, कोई काम का नहीं है ना। अपने आंसर में आप देख सकते हो किसी काम का है ही नहीं वो, क्योंकि इशू होगा कौन से रेट से इशू होगा वो मैं बताऊंगा अभी। अगला आपका इशू है 4 जनवरी के बाद 5 जनवरी को आपने क्या किया 3 टन इशू किया है, तो मैं लिख देता हूँ 5 जन, 5 जान नहीं है 5 जनवरी है, रिसिप्ट डैश है और इशू में कितना आ जाएगा 3 टन, तो यहाँ में लिख दिया 3। इशू करने का ये जो रेट है वो क्या होगा वो मुझे निकालना है, तो आ जाऊँगा मैं वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 1 स्टैंडर्ड प्राइस, भाई नाम क्या है मेथड का, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, तो निकालो तो सही स्टैंडर्ड प्राइस, है ना। जब नाम है स्टैंडर्ड प्राइस तो निकाल के बताओ स्टैंडर्ड प्राइस क्या है कितना है। ध्यान से सुनना, पहले तो मैं आपको ये सिखा दूं कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस क्या है। ये लो पहले थोड़ा सा रफ में आओ, ये रफ वर्क है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो देखना, मान लो मैं किसी फैक्ट्री का मालिक हूँ, फैक्ट्री का ओनर हूँ, और मुझे 10 दिन के लिए कहीं छुट्टी पे जाना है, फैमिली के साथ 10 दिन के लिए कहीं वैकेशन पे जाना है मेरे को, ठीक है। तो अब मैं 10 दिन फैक्ट्री बंद तो नहीं रखूँगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो नुकसान होगा, फालतू माल नहीं बिकेगा, बनेगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से। तो मतलब मैं फैक्ट्री तो बंद नहीं करूँगा, पर मैं तो जा रहा हूँ, तो संभालेगा कौन, मेरा मैनेजर। मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं अपने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाऊँगा कि देखो भाई जो भी तुम सामान लाओगे ना, जो भी मटेरियल तुम मार्केट से परचेस करके लाओगे प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए, तो मार्केट से लेके आना पड़ेगा। तो मैनेजर, अभी तक तो मैं ही लाता था, मैं ओनर हूँ तो मैं पूरा अच्छे से क्वालिटी और प्राइस देख के लाता था, तो मैं तो जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को दे दी कि बेटा तुम संभालना 10 दिन, जो भी मटेरियल लगेगा तुम मार्केट से परचेस करके लाना 100 रुपये में। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्राइस। जो मैंने आपको कहानी बताई कि मैं तो ओनर हूँ, मैंने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तो मेरी जगह तुम मटेरियल परचेस करके लाना और 100 रुपये में ही परचेस करके लाना। हाँ, अगर 100 रुपये से कम में परचेस करते हो तो बढ़िया, अच्छी बात है, हमारा फ़ायदा है, बट 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 100 रुपये से ज़्यादा होगा ना तो ऐसा लगेगा, आपके मन में क्या आएगा, देखो जाहिर सी बात है, मान लो 10 दिन के बाद आप आए, 10 दिन पे गए थे छुट्टी पे, मैनेजर को बोल दिए थे कि जो भी मटेरियल आना चाहिए 100 का ही आना चाहिए। अब 10 दिन के बाद आए, मैनेजर ने बोला सर वो थोड़ी सी ना महंगाई आ गई थी, मार्केट महंगा हो गया था, तो जो एक्चुअल प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस जितने में मैंने खरीद के लाया एक्चुअल में, मैंने 105 में लाया। पहला थॉट आपके मन में क्या आएगा, क्या ये आएगा क्या कि नहीं मैनेजर चलो महंगाई हो गई होगी, महंगाई तो आजकल चलती रहती है सब जगह, मतलब सब जगह इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तो होता नहीं है, सब जगह इन्फ्लेशन होता है, तो 100 का माल 105 हो गया होगा, चलो जाने दो, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचोगे। आप क्या सोचोगे कि चलो मैं तो 100, भाई जब मैं गया था तब तो 100 का ही था माल, ये मैनेजर ने 105 में कैसे लिया? ज़रूर 5 रुपये ये अपनी जेब में रख लिया होगा और मेरे को 105 बता रहा होगा, तो अगर मैं इसको 105 देता हूँ, 5 रुपये अपनी जेब में रखेगा, 100 रुपये का माल लाया होगा। पहला थॉट यही आएगा, देखो हम इंडियन है, सिंधी हैं, पहला थॉट मन में यही आएगा कि भाई मैंने तो उसको 100 में, क्योंकि देखो मुझे मार्केट का आइडिया है, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, 10 साल से इस बिज़नेस में हूँ, एग्जाम्पल है ये सब, 10 साल से इस बिज़नेस में लगा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है। 100 रुपये चल रहा था, मैंने उसको 100 बोल दिया था, 10 दिन के लिए छुट्टी पे गया, जैसे ही वापस आया बोलते सर हमने माल तो खरीदा है, बना भी दिया है, पर आपने जो बोला था 100 का वो 100 में नहीं मिला, हमको 105 में मिला। सबसे पहले आपका दिमाग यही लगेगा कि 5 रुपये ये लड़के ने अपने जेब में रखा होगा, इसलिए मेरे को 105 बताया गया, 5 अपने पास रख लेगा, है ना। तो ये लॉजिक है। देखो कहानी बताने का इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब यही था कि आपको समझ आए द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। समझ आया? स्टैंडर्ड प्राइस वो प्राइस होता है जितने में मैंने उनको एक टारगेट दे दिया ना कि भाई देखो तुम माल खरीदोगे तो 100 में खरीदना, हाँ 100 से कम खरीदोगे तो चलेगा, गुड, मेरा पैसा बचेगा, बट 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा, ऐसा मैं मैनेजर को बोल रहा हूँ कि मैंने, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना 10 दिन के लिए, तो अगर उसने 105 का माल खरीदा है
तो 5 रुपये मैं उसको दूंगा ही नहीं, मैं तो 100 ही दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट असल ज़िंदगी में आप वापस आ जाओ, बैक टू सिलेबस। आप क्या करोगे, इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? स्टैंडर्ड प्राइस मतलब जितने में आपने सेट किया था, एक बार आपने सेट कर दिया तो वही प्राइस हमेशा चलते रहेगा। आपने एक बार सेट कर दिया कि भाई ये जो मटेरियल है वो 100 का ही आना चाहिए, तो वो फिक्स हो गया कि हाँ 100 में आना चाहिए, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। अब एक्चुअल प्राइस तो मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएट हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इस केस में क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। मैंने जो सामने एग्जांपल लिया है 100 का स्टैंडर्ड प्राइस है, 105 का एक्चुअल प्राइस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये आपकी जेब से ज़्यादा लग चुका है, ठीक है। आप वो मैनेजर की सैलरी से काटोगे वो अलग बात है, बट 5 रुपये की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी कि नहीं, है ना। 5 रुपये, देखो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5 रुपये हुआ, तो इसको हम कहते हैं वेरियंस। क्या? वेरियंस। डिफरेंस नहीं बोलोगे, आसान भाषा में लेमन लैंग्वेज में डिफरेंस बोलोगे, टेक्निकल टर्म है इसका वेरियंस। वेरियंस का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो 5 रुपये, तो उसको हम कहते हैं वेरियंस, ठीक है। चलो ये तो आपका पहला केस हो गया। मान लो मैं एक दूसरा केस लेता हूँ कि स्टैंडर्ड प्राइस आपका वही है 100 रुपये, बट एक्चुअल प्राइस लगा है, एक्चुअल में जितने में मैनेजर ने माल खरीदा 95 में खरीद लिया, है ना, 95 में उसने खरीद लिया। तो अब इसका वेरिएंस कितना है, देखो सेकंड केस का वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस मतलब डिफरेंस, तो सेकंड केस का वेरिएंस कितना हुआ सर, 5 ही तो हुआ। अरे तो समझ कैसे आएगा, मतलब देखो, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंस है ना ये आपका नुकसान है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस ज़्यादा लग गया। आपने 100 रुपये सेट किया था, आपने सेट कर दिया था कि भाई मैं जो माल खरीदूंगा वो 100 में ही खरीदूंगा, फिक्स कर दिए थे, बट माल आया कितने का, 105 का, ज़्यादा में आया माल, तो कॉस्ट ज़्यादा लग गई, तो ये आपका नुकसान है ना। ये वाला जो वेरिएंस है वो आपका नुकसान है ना। और जो सेकंड केस वाला वेरिएंस है वो आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपने सेट किया था कितना, 100, कि मैं तो माल 100 में खरीदूंगा, उतना मैं, ठीक है, मतलब उनको पता है ना मार्केट का रेट 100 है, बट ऐसी दुकान मिल गई जहाँ पे 95 में माल मिल गया आपको, तो वहाँ भी वेरिएंस तो 5 रुपये का है, बट ये 5 रुपये कौन सा, ये आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपकी एक्चुअल जो कॉस्ट लगी है वो कम लगी है। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि जब तक मैं इसे आपको ब्रैकेट में बता ना दूँ, ये तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नुकसान और फ़ायदा, जब तक मैं ये नहीं लिखा तो पता थोड़ी चलेगा, कि कंफ्यूजन होगा ना कि भाई 5 का वेरिएंस है, तो वो आपका नुकसान वाला वेरिएंस है कि फ़ायदे वाला वेरिएंस है। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है एडवर्स और फेवरेबल। क्या? एडवर्स और फेवरेबल। एक चलो एक बार स्पेलिंग लिख के बता दूं। एडवर्स मतलब आपके लिए नुकसान है, और फेवरेबल मतलब आपके लिए फ़ायदा है। तो ये एडवर्स है और ये फेवरेबल है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग में एक सिस्टम है, मतलब आपको क्या करना होता है, इसका पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना होता फुल फॉर्म में, आप बस ए और एफ लिखोगे। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आपको फुल फॉर्म लिखना है, इसमें शॉर्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। जब भी स्टैंडर्ड प्राइस वाला पॉइंट आता है ना, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। और वेरिएंस अगर आपका नुकसान है, मतलब अगर एक्चुअल प्राइस ज़्यादा लग गया है तो आपका नुकसान है, तो नुकसान को हम बोलते हैं ए फॉर एडवर्स। आपको ब्रैकेट में सिर्फ ए लिखना है, ऐसा नहीं कि मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपको ही ए लिखना है एग्जाम में जाके भी। और अगर एक्चुअल प्राइस कम लगा है 95, मतलब 5 रुपये कम लगा है, तो ये आपका फ़ायदा है। फ़ायदा को हम बोलेंगे फेवरेबल, ब्रैकेट में एफ लिख देंगे, एफ मतलब फेवरेबल। ये समझ आया, ठीक है, तभी आपको मेथड समझ आएगा। वापस आ, तो आप पता है मेरे को स्टैंडर्ड प्राइस ही निकालना है। चलो यहाँ तो मैंने आपको सब स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस सब बता दिया है ना। चलो इसको मिटाता नहीं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। और अब याद रखना स्टैंडर्ड प्राइस हमेशा निकलेगा ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से, है ना। चलो आओ यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्टैंडर्ड प्राइस जब भी निकालोगे हमेशा ओपनिंग स्टॉक से ही निकालोगे, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है ना वही है, उसका जो प्राइस है वही स्टैंडर्ड प्राइस है। देखो कंप्लीट लॉजिक नहीं है, पहले मेरी पूरी बात को सुन लो, अभी मत बोलना कि सर स्टैंडर्ड प्राइस 240 है। देखो मैंने अभी सेंटेंस क्या बोला कि ओपनिंग स्टॉक का जो प्राइस होता है ना वही आपका स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो सर ओपनिंग स्टॉक का प्राइस कितना था, प्राइस मतलब रेट, प्राइस और रेट बोथ आर सेम, मैं कुछ भी बोलूँ प्राइस और रेट सेम होता है। तो ओपनिंग स्टॉक का जो प्राइस होता है वही स्टैंडर्ड प्राइस होता है। ओपनिंग स्टॉक का प्राइस कितना था, 240, तो क्या मतलब स्टैंडर्ड प्राइस भी 240 है? नहीं बेटा, अब समझो पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़े कहाँ हो, मैं पढ़ा हूँ, आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े हो ना। आओ नीचे की जो 3 लाइन है वहाँ पे आओ,
नीचे की जो 3 लाइन है वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही आपका काम हो जाएगा। क्या बोलता है, देखो ध्यान से, बोलता है द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1 जनवरी वॉज 20 रुपीज। क्या बोला, देखो मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि जो स्टैंडर्ड, अभी आपको वर्किंग नोट में क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस निकाल के बताना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड प्राइस आपको निकाल के बताना पड़ेगा। और मैंने आपको लॉजिक क्या बताया कि जो स्टैंडर्ड प्राइस आप निकालते हो वो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक का जो प्राइस 1 जनवरी वाला माल जो है वो ओपनिंग स्टॉक है 10 टन, तो उसका जो प्राइस है 240 वही आपका स्टैंडर्ड प्राइस होता है, मतलब 1 जनवरी वाला। तो ठीक है 1 जनवरी तो है, मतलब 240 तो समझ आ गया, बट नीचे कुछ और बोला गया ना कि 1 जनवरी को ही, देखो 1 जनवरी मतलब ओपनिंग स्टॉक की ही बात कर रहा है। बोलता है द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन, प्राइस वेरिएशन मतलब भाई वेरिएंस, डिफरेंस आपको दिख रहा है 20 रुपए का, 20 रुपए का आपको डिफरेंस दिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो ये तो आपका एक्चुअल है बेटा, ये जो 240 है, समझ रहे हो, ये जो 240 आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन में, ये तो एक्चुअल प्राइस है। आपको स्टैंडर्ड प्राइस निकालना है, तो देखो कैसे होगा, वेरिएशन है आपका 20 रुपए का, है ना, तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। 240 का एक्चुअल प्राइस है और 20 रुपीज़ का वेरिएशन है, वेरिएशन, वेरिएशन मतलब 20 रुपीज़ इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, और आपको क्वेश्चन में एक्चुअल दिया हुआ है 240, तो क्या मैं दोनों को प्लस कर दूं, 240 प्लस 20 260 आ गया? नहीं बेटा, 240 तो क्या है, पर टन है ना, 240 क्या है, पर टन, और 20 रुपीज़ यहाँ बोला है क्या, पर टन बोला है क्या, नहीं, ये जो 20 रुपीज़ है ना ये टोटल पूरे अमाउंट में है, तो पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट है आपका 10 टन इंटू 240 पर टन। देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो बहुत सारा एक से एक कड़ी जुड़ते गई है ना, कड़ी कैसे जोड़ते गया, मैंने बोला भाई आपको तो स्टैंडर्ड प्राइस निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकलेगा सर, जो ओपनिंग स्टॉक का प्राइस होता है ना वही स्टैंडर्ड प्राइस होता है ना, बट अब क्योंकि नीचे वहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ बोल दिया है कि 20 रुपये का वेरिएशन है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड, ये जो 240 है ये स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, ये एक्चुअल प्राइस है, क्योंकि वेरिएशन बता दिया ना 1 जनवरी को है 20 रुपये का, आपको वेरिएशन दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस किस में होता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच पर डिफरेंस होता है, तो वो 20 रुपये है। तो आप लोग बोलोगे सर ठीक है 240 है, चलो ये तो समझ आ गया, वेरिएशन 20 रुपीज़ का है, एक्चुअल 240 है, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 260 आपका स्टैंडर्ड प्राइस आ गया। बेटा नहीं, जो 240 है ना, ध्यान से देखो, ये जो 240 है ना दैट इज पर टन, और ये जो 20 है यहाँ पे नहीं लिखा है पर टन, इसका मतलब ये टोटल वेरिएशन है, टोटल, टोटल बोले तो अमाउंट में, टोटल अमाउंट जो है ना उसका वेरिएशन है, ये पर टन का वेरिएशन नहीं है, टोटल अमाउंट का वेरिएशन है। तो पहले आपको टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 10 टन इंटू 240 की है तो इससे आपका 2400 आ गया, वो तो मैंने दिखाई दिया था पहले, ये देखो 2400 दिखाया था ना, 10 टन जो है 240 का 2400, इसमें आप प्लस करोगे, कहाँ गया आई, हाँ हैंग हो गया था, चलो इसमें मतलब जो है टोटल अमाउंट आया ना 2400, उसमें आप 20 रुपये का वेरिएशन ऐड कर दोगे, 20 रुपये का वेरिएशन ऐड कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2420 हो जाएगा भाई, 10 इंटू 240 हुआ 2400, मतलब 2400 में वेरिएशन था 20 रुपये का, तो मैंने 20 रुपये उसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 2420। क्या यही स्टैंडर्ड प्राइस है, नहीं ये तो टोटल है ये तो टोटल है, टोटल मल्टीप्लाई किए थे ना 10 से, तो अब वापस क्योंकि आपको प्राइस निकालना है, तो अब आप वापस इसको डिवाइड कर दो 10 से, आपने 10 टन से मल्टीप्लाई किया था अमाउंट निकालने के लिए, उसमें अमाउंट को ऐड कर दिए 20 रुपये, अब तो आपको वापस स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए ना पर टन, तो वापस आप इसको 10 टन से डिवाइड कर दो, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 से, आपका स्टैंडर्ड प्राइस आ गया 242। कितना हैंग होगा, टू 242 आई, आपका स्टैंडर्ड प्राइस आ गया 242, ये स्टैंडर्ड प्राइस है। जहां से आप ये निकालना सीख गए 90% क्वेश्चन आपका खत्म है, स्टैंडर्ड प्राइस निकालना सीख जाओ, आपका 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब सीएमए मॉड्यूल पता है ना, मेरे को ही छापना पड़ेगा, आगे जाके इंस्टीट्यूट को बोलना पड़ेगा सीएमए मॉड्यूल मैं छापूंगा। मॉड्यूल वाला क्या करता है, एक टॉपिक का एक ही क्वेश्चन देता है, तो बच्चा समझे कैसे, चलो भाई बहुत सारा अलग अलग केसेस होते हैं ना, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, किसी में कुछ दिया होता है कि जैसे अब देखो यहाँ पे बोला था डेबिट बैलेंस,
देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको मॉड्यूल नहीं बता रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ बोला था द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1 जनवरी वॉज 240। डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन था 20 रुपये, तभी तो मैंने ऐड किया। अगर क्वेश्चन में लिखा होता क्रेडिट बैलेंस, अगर वो क्रेडिट बैलेंस होता तो माइनस होता। ये जो मैंने +20 किया है ना, डेबिट बैलेंस है तभी प्लस किया है, अगर क्रेडिट होता तो माइनस करता। अब दिक्कत यही है ना, एक मेथड का खाली एक ही क्वेश्चन देते हैं लोग मॉड्यूल वाले, और भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में थोड़ी यही वाला आ जाएगा, क्या पता दूसरी वैरायटी का आ गया तो। ठीक है, चलो अभी तो आते हैं आगे, इसको ख़त्म करते हैं। तो समझ आया आपको स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकालना है? वापस से बता देता हूँ, क्योंकि फेयर में यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको शो करना है, शो तो वैसे ही करना है, मैं कर चुका हूँ, एक और बार यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला, स्टैंडर्ड प्राइस जब भी निकालना हो, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब जो ओपनिंग स्टॉक का प्राइस है ना 240, वही आपका स्टैंडर्ड प्राइस होता है जनरली। बट अभी नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला था कि 20 रुपये का प्राइस वेरिएशन है, तो 20 रुपये का वेरिएशन है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। पर अब 240 में प्लस नहीं करोगे, क्योंकि 240 जो है वो पर टन है, और जो 20 है वो पर टन नहीं है, वो टोटल में है टोटल अमाउंट में। तो मेरे को इसका भी अमाउंट निकालने के लिए इसको 10 टन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आया 2400। 2400 में वो मैं 2400 में मैं प्लस करूंगा 20 जितने का वेरिएशन था, तो ये आपका एक्चुअल अमाउंट आया है, एक्चुअल आ गया। 20 का मैंने प्लस कर दिया ना, एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड, एक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ ये आपका स्टैंडर्ड आ गया है, बट टोटल में आया है। आपको प्राइस चाहिए, पर टन चाहिए, तो डिवाइड कर दो उसको वापस 10 टन से। ठीक है, तो मतलब देखो 240 इंटू 10 2400 आया, 2400 प्लस 20 तो 2420 आ गया, 2420 डिवाइडेड बाय 10 तो 242। ये है आपका स्टैंडर्ड प्राइस। सीख गए स्टैंडर्ड प्राइस निकालना। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आप स्टैंडर्ड प्राइस निकालना सीख गए, 90% क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म। 242 आ गया ना स्टैंडर्ड प्राइस, सर इसका करना क्या है बेटा, जब जब इशू होगा 242 से इशू होगा जब जब मटेरियल इशू होगा, चाहे कोई भी डेट हो, मतलब इस क्वेश्चन में 242 से ही इशू होगा हर जगह। चलो आओ क्वेश्चन में वापस, तो समझ आएगा। जब जब इशू होगा 240, देखो स्टैंडर्ड प्राइस वही होता है ना, मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है, जो आप एक बार फिक्स कर देते हो कि भाई जो भी माल होगा वो इतने का ही होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा होगा तो उसको मैं वेरिएंस बोलूँगा, बट दिखाऊंगा कितना, स्टैंडर्ड प्राइस पे ही दिखाऊंगा। ठीक है, चलो दिखाते जाते हैं फटाफट। 5 जनवरी में हम लोग खड़े हैं, 5 जनवरी को आपका इशू है 3 टन, तो देखो यहाँ मैंने 3 लिख के रखा है। रेट क्या होगा 242, अरे हर जगह 242 होगा इस क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ इशू होगा वहाँ वहाँ 242 आएगा। मल्टीप्लाई किए 726 आया। अब क्या करना, माइनस 15 टन था, 3 टन गया, 12 बचा, अमाउंट को भी माइनस कर देना है, 3700 माइनस 726 तो आया 2974 है। हाँ, दिन खत्म, लाइन क्लोज। 5 जनवरी हो गया, उसके बाद है 12 जनवरी को इशू 4 टन, 12 जनवरी इशू 12 टन, 12 था 4, क्या हो गया है, 4 टन इशू हुआ है 242 का, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 इंटू 242 968। ठीक है, बैलेंस निकाल लेता हूँ, 12 क्वांटिटी में से 4 गया, मतलब 8 बचा, और 2974 के अमाउंट से 968 अमाउंट का माइनस हो गया, तो आया 2006। अरे आप लोग का बर्थ ईयर आ गया, इसी साल में पैदा हुए ना आप लोग, 2006। चलो 12 जनवरी के बाद आया 13 जनवरी, परचेस किया हो तो रिसिप्ट में दिखा देंगे 3 टन 250 का, 3 टन 250 का, तो ये हो गया 750। ठीक, अब जब बैलेंस लिखोगे 8 आपके पास पहले से था 8 टन, 3 टन और आ गए तो हो गया 11, और 2006 प्लस 750 तो 2756। दिन खत्म, लाइन क्लोज। 13 जनवरी, अच्छा दिखाई दिया ना आपको, अच्छा ये लो, ठीक है, 8 प्लस 3 किया 11 हो गया क्वांटिटी, और अमाउंट को भी प्लस कर दिया 2006 प्लस 750 तो 2756। ठीक है, 13 जनवरी हो गया। उसके बाद 19 जनवरी को 4 टन इशू हुआ है, 19 जनवरी को 4 टन इशू हुआ है। रेट क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस 242, तो 4 इंटू 242 हो जाता है 968।
11 माइनस 4 करोगे तो 7 आएगा, और 2756 माइनस 968 करोगे तो 1788 आएगा। दिन खत्म, लाइन क्लोज। 19 के बाद 26 जनवरी को भी इशू हुआ, छुट्टी नहीं थी उस दिन, 3 टन और इशू हुआ है। 26 जनवरी को इशू हुआ है 3 टन। हाँ, तो इधर डैश 3 टन। स्टैंडर्ड प्राइस, भाई मेथड है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, मैंने बोला ना एक बार स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो, 90% आपका वहीं पे खत्म। जब जब इशू होगा 242 से होगा। 726 आ गया, 4 टन आपके पास बचा है, 1788 माइनस 726, तो 1062 आपके पास पड़ा हुआ है अमाउंट। ठीक है। ठीक, 26 जनवरी के बाद आएंगे। 30 जनवरी को आपने परचेज किया है 4 टन 280 में। 30 जनवरी को आपने परचेज किया है 4 टन और 280 में, तो कर दिया 4 इंटू 280, ये हो गया आपका 1120। ठीक है, इशू कुछ हुआ नहीं। बैलेंस कैसे लिखेंगे, 4 टन और 4 टन हो गया 8 टन, अमाउंट 1062 प्लस 1120 2182। ठीक है, दिन खत्म, लाइन क्लोज। 30 हो गया। फिर 31 जनवरी को आपने इशू किया है 3 टन, 31 जनवरी को इशू किए हो 3 टन, रेट रहेगा वही स्टैंडर्ड प्राइस 242 यानी 726, तो बचेगा आपके पास 5 टन और 2182 माइनस 726, तो आया 1456। दिन खत्म, लाइन क्लोज, पूरा क्वेश्चन खत्म। 31 जनवरी है ना, पूरा क्वेश्चन ही खत्म। नहीं खत्म, एक चीज़ बाकी है, चलो देखना क्या, मतलब स्टोर्स लेजर अकाउंट आपका खत्म हो गया है। इसके अलावा क्वेश्चन में और भी कुछ निकालने बोला है, तो उसको देख लो क्या है वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपका मतलब स्टोर्स लेजर अकाउंट आपका खत्म हो गया है, और आगे क्या बोलता है। स्टोर लेजर तो बन गया, आगे बोलता है शो द स्टॉक अकाउंट, तो वो तो हमने दिखा दिया, फॉर द मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इंडिकेटिंग, ये लो ये अभी बचा है करना, indicating how you would deal with the difference in material price variance when preparing the profit and loss account for the month। मतलब कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंस निकाल के बताना है। वही डिफरेंस मतलब वेरिएंस निकाल के बताना है, वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड वाला अमाउंट और एक्चुअल वाला अमाउंट। स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का आपको डिफरेंस बता देना है कितना होगा। ठीक है, तो आप सुनना ध्यान से क्या होगा। देखो, ये तो आपका एक्चुअल है, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो स्टोर्स लेजर अकाउंट में आपको दिख रहा है कि आपके पास 5 टन पड़ा हुआ है जिसका अमाउंट है 1456, तो ये आपका एक्चुअल अमाउंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअल अमाउंट, और एक्चुअल अमाउंट कहाँ से आया, एज पर स्टोर लेजर। कहाँ से आया है भाई, एज पर स्टोर लेजर, क्योंकि आपने बना लिया है, तो मतलब ये आपका एक्चुअल अमाउंट है, कितना, ₹1456। ठीक है, ये आपका एक्चुअल अमाउंट है। अब अगर मैं निकालूं स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना है, बहुत आसान है, टाइम पास का काम है। हाँ, स्टैंडर्ड अमाउंट कैसे निकलेगा। भाई मेरे पास 5 टन है, देखो यहाँ कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। मेरे पास 5 टन पड़ा हुआ है, देखो ये है ना 5 टन, क्वांटिटी में मेरे पास 5 टन है, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना था। भाई मेरे को अगर स्टैंडर्ड अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई भी तो स्टैंडर्ड प्राइस से करूँगा ना, स्टैंडर्ड अमाउंट चाहिए तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करो। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 242, तो मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 242, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका आ गया 1210। ठीक, अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस। तो आप लोग मेरे को बताओ वेरिएंस कैसा होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल या एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, क्या होगा। तो पहले तो आप लॉजिक लगाओ, ये सब छोड़ो, फॉर्मूला छोड़ो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा कि एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड होगा, इसको 2 मिनट के लिए साइड रखो, और बस ये मेरे को बता दो जो इसका डिफरेंस है। पहले मैं डिफरेंस बता दूं, 1456 माइनस 1210, तो डिफरेंस आ गया 246 का। ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंस आ गया 246 का। आप लोग मेरे को बताओ कि जो डिफरेंस है 246 का, ये एडवर्स है कि फेवरेबल है। एडवर्स मतलब आपका नुकसान है, फेवरेबल मतलब आपका फायदा है। तो जो 246 का डिफरेंस है, इतने डिफरेंस का आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, एडवर्स है कि फेवरेबल है, सोचो।
आराम से सोचो। हाँ क्या बोले, एडवर्स है, सही है एडवर्स है। कैसे पता चला भाई, अभी तो लॉजिक बताया था। स्टैंडर्ड का मतलब वो होता है जितने में मैंने अपने मैनेजर को बता दिया, मैंने मैनेजर को बुलाया, बोला बेटा देख 10 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, तेरे को फैक्ट्री संभालनी है, 1210 का खर्चा करना, उससे ज़्यादा मत करना। स्टैंडर्ड वो होता है, मतलब मैंने उसको एक टारगेट दे दिया कि तेरे को खर्चा करना 1210 का ही करना, ठीक है। 10 दिन के बाद आया, वापस आया मैं, तो देखा कि एक्चुअल अमाउंट तो 1456 लग गया है। बाप रे, जितना मैंने उसको 1210 बोला था उसने ज़्यादा लगा दिया है, तो ये आपका नुकसान हुआ ना, मतलब एडवर्स हुआ ना। लो फाइनल खत्म क्वेश्चन, 246 का एडवर्स है, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब अगर वो बोले फॉर्मूले पे आए, अगर देखो एडवर्स मतलब क्या है, नुकसान, एडवर्स मतलब नुकसान, तो सर जाहिर सी बात है फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, हमेशा यही लगेगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। और एक बात बताऊं, इसका तो पूरा अलग से एक चैप्टर है, ये जो मैंने अभी आपको पूरा लॉजिक बताया ना, स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड और एक्चुअल वाला, आप अपने इंडेक्स में खोल के देखना, लास्ट या लास्ट सेकंड आपका एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 13th या 14th या 12th ऐसा कोई चैप्टर है, मतलब लास्ट सेकंड कुछ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सीक्वेंस थोड़ी याद रहता है मेरे को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो उस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वेरिएंस बताना है कि वेरिएंस एडवर्स है या फेवरेबल है। तो याद रखना, जो मैंने चैप्टर 1 में आज सिखाया है, चैप्टर 2 है ये मटेरियल, पहला कॉस्ट शीट था, भूल गए क्या, और जो लास्ट सेकंड में बताऊंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, तो याद रखना, भले अभी टाइम है, भले 1 महीने का टाइम है उसको आने में, लगभग 1 महीना तो लगेगा ना भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, याद रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्यों करते हैं, वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस होता है एडवर्स या फेवरेबल, ठीक है। तो भाई अगर मैं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करूंगा, 1210 माइनस 1456 करूंगा, तभी तो कैलकुलेटर में -246 आएगा, हाँ, तभी तो मेरे कैलकुलेटर में दिखाएगा, छोटे में से बड़े अमाउंट को माइनस करूंगा, तभी तो दिखेगा कि 246 मेरा कैलकुलेटर में माइनस में आया है, मतलब नुकसान में हुआ, माइनस मतलब लॉस। पर आपको माइनस का साइन नहीं दिखाना होता, माइनस का साइन मत लगाना, कभी मत लगाना, ब्रैकेट में लिखना एडवर्स, ए फॉर एडवर्स, वही आपका लॉजिक है कि वो माइनस में है, आपका नुकसान है, 246 का नुकसान हो गया, ठीक है। खत्म क्वेश्चन 10th वाला। चलो फटाफट आओ 11th में, एकदम बेकार क्वेश्चन है, ये तो कतई नहीं आएगा एग्जाम में, बट मैं आपको बताना पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं, कमिटमेंट किया है तो करना पड़ेगा, है ना, पीछे नहीं हट सकते। चलो 11th में बोलता है, देखो क्या है क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है, पता है 4 पॉइंट है, 1 और 2 तो ओरल ही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड बना के बता दूंगा, एकदम बेकार सी चीज़ है। देखो 11 में बोलता है, रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स आर मेड फॉलोअर्स, देयर वाज नो बैलेंस बिफोर 9th जनवरी, क्योंकि देखो 9 जनवरी से ट्रांजैक्शन चालू हुआ है, और बोल दिया कि 9 जनवरी के पहले कोई भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं था। तो चलो आपको रिसिप्ट बता दिया है, इशू भी बता दिया है, रिसिप्ट, चलो सीधा क्वेश्चन में आओ ना, सीधा क्वेश्चन में आओ, पूछा क्या है, देखो पहला पॉइंट पूछता है, व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी रिसिप्ट, फेब्रुअरी रिसिप्ट जितना भी हुआ है उसका सिंपल एवरेज निकाल के बता दो। तो देखो ये आपका जनवरी का महीना था इतना, ये फरवरी का महीना था इतना, और नीचे वाला मार्च का है ना, जनवरी फरवरी मार्च, तो आपको क्या बोला, फरवरी में जो भी रिसिप्ट हुआ है उसका सिंपल एवरेज बता दो। तो सिंपल है भाई, 12 + 16.9 डिवाइडेड बाई 2, बात खत्म, हो गया पहला वाला। भाई सिंपल एवरेज जो याद करो, अभी बताया था, पहले पिछले वीडियो में बताया था ना सिंपल एवरेज मेथड, मतलब जो जो रिसिप्ट आपके पास आता है उसका बैलेंस, उसका सिंपल एवरेज निकालते हो। तो 12 + 16.9 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ गया 14.45, खत्म खत्म, पहला पॉइंट। आओ सेकंड में, सेकंड क्या बोलता है, व्हाट इज द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जनवरी एंड फेब्रुअरी एंड फेब्रुअरी एंड मार्च। अरे कितना टाइम पास करवाता है, ये सब कभी नहीं आता एग्जाम में। चलो मैं बता रहा हूँ ना, आपको क्या बोला, मूविंग मंथली सिंपल एवरेज फॉर जन फेब एंड फेब मार्च। तो आपको क्या करना है, पहले तो जनवरी और फरवरी का मूविंग एवरेज निकालना है, मूविंग मंथली एवरेज। पता है आप क्या करोगे,
चलो इसको मैं मिटा दूँ, 14.45 ये पहले का आंसर है। देखो आपको क्या बोला है, मूविंग मंथली एवरेज निकालना है जनवरी और फरवरी का। तो पहले तो आप जनवरी का एवरेज निकालो। तो जनवरी का एवरेज कितना देखो कैसे होगा, 17 + 10 + 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आया 11.67, है ना भाई। आपको जनवरी और फरवरी का मूविंग मंथली एवरेज चाहिए, मंथली। तो पहले आप मंथली निकालो, पहले जनवरी का निकालो, तो आया 11.67। कैसे आया, 17 + 10 + 8 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 चीज़ें हैं। सिमिलरली फरवरी का तो अभी निकाले थे 14.45, मतलब फरवरी मतलब इन दोनों का, मतलब 12 + 16.9 डिवाइड बाय 2 किए ना, तो कितना आया 14.45 आया, है ना। ये फरवरी का है 14.45, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ बोले में। हाँ, जनवरी का एवरेज कितना था 11.67, फरवरी का कितना था 14.45। तो अब बस आपको इन दोनों का एवरेज निकाल देना है, सिर्फ इन दोनों का। तो प्लस करके डिवाइड कैसे करूँगा, 2 से, क्योंकि 2 है ना, एक जनवरी का एक फरवरी का, मंथली के हिसाब से। तो कर लो, 11 टाइम पास है पूरा, 11.67 + 14.45 डिवाइडेड बाई 2, तो आया 13.06। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो आंसर ये 13.06। ये क्या है, फाइनल आंसर है। मूविंग मंथली सिंपल एवरेज है फॉर जन फेब, जनवरी फरवरी। अब फरवरी और मार्च का भी करना है, तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूँ, जगह चाहिए ना। अब आपको फरवरी और मार्च का बताना है, तो कैसे करोगे, फरवरी का एवरेज लो 14.45 प्लस मार्च का एवरेज लो, अरे मार्च में तो एक ही है 20, तो वही उसका हो जाएगा फाइनल 20, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, तो 14.45 + 20 डिवाइडेड बाय 2 आया आपका आंसर 17.225। ये फाइनल आंसर है, किस चीज़ का फाइनल आंसर है, दिस इज द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर फेब्रुअरी मार्च। ठीक है, कितना टाइम पास था, कितना ज़्यादा टाइम पास था, बकवास। हटाओ इसको, थर्ड में आओ। थर्ड वाला चलो आप लोग को होमवर्क, जिंदगी में पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ। थर्ड वाला आप लोग का होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, जनवरी के महीने का आपको वेटेड एवरेज के हिसाब से स्टोक लेजर बना देना है। आप लोग आंसर देख के ही बना लेना, अरे कुछ नहीं, एकदम टाइम पास है। आपको क्या करना है, सिर्फ जनवरी के महीने का, इसको देखना ही मत, इसको काट दो, उसको मत काटो। हाँ, फरवरी और मार्च को काट दो। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि इफ वेटेड एवरेज इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग इशू, हाउ डज द वैल्यू ऑफ बैलेंस इन स्टॉक चेंज ड्यूरिंग जनवरी। बस जनवरी, आपको क्या करना है, जनवरी का आपको स्टॉक लेजर अकाउंट बनाना है एज पर वेटेड एवरेज मेथड। वही डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आपको वेटेड एवरेज फॉलो करना है सिर्फ जनवरी के महीने का। मतलब देखो जनवरी में आप रिसिप्ट दिखाओगे 10 आया है 17 का, फिर दिखाओगे 25 आया है 10 का, फिर इशू हुआ है 10, फिर इशू हुआ 20, फिर रिसिप्ट में आया है 15 आया है 8 का, और बैलेंस फाइनली आ जाएगा। बस इतना ही करना है थर्ड पॉइंट में, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे आओ। फोर्थ पॉइंट, और बड़ा टाइम पास और फालतू क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे आ रहे फालतू चीज़ें पूछते जा रहे हैं। चलो देखें क्या पूछता है फिर भी। बोलता है इफ अ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इज देन यूज फॉर प्राइसिंग द इशू। देखो इंग्लिश को समझो, और क्या होगा, आपको हर महीने का बनाना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से वेटेड एवरेज बोला है, इफ अ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड, मतलब आपको वेटेड एवरेज मेथड लगाना है ना। और वेटेड एवरेज प्राइस आप कब कैलकुलेट करते हो, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम उसको यूज करते हैं इशू करने के लिए, है ना। इसका मतलब पूरे महीने में जो जो रिसिप्ट हुआ है, पहले आप रिसिप्ट को दिखाओगे, और जैसे ही उसका सारे रिसिप्ट जब हो जाएंगे पूरे महीने के, तब आप उसका वेटेड एवरेज निकाल के तब लास्ट में इशू करोगे। मतलब यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डेट वाइज नहीं चलना है, डेट वाइज नहीं चलना है। आपको क्या करना है, पूरे महीने का जो भी रिसिप्ट है उसको एक साथ दिखाते जाना है, जो भी उसका वेटेड एवरेज का प्राइस आएगा फाइनली उससे आपको इशू करना है। देखो कैसे बना के बता देता हूँ अच्छे से, नहीं तो बोलोगे फिर। चलो इसी के नीचे बना देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, हल्का सा आ जाएगा। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेट, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस।
रिसिप्ट, इशू, हाँ। अब उन सभी में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इतना शांति से मैं परेशान हो जाता हूँ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? बोलता हूँ तो अपनी आवाज़ अपने कानों में आती है ना, तो अच्छा लगता है। अभी क्या चुपचाप बना रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, बस वही फॉर्मेट बनाते रहो दिन भर। चलो हो गया। साल बताया क्या? नहीं बताया, तो साल तो लिख नहीं सकते। चलो सबसे पहले क्या हुआ है लाइन से चलेंगे, रिसिप्ट और इशू दिखाते जाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ है, 9 जनवरी को रिसिप्ट हुआ है, 10 क्वांटिटी है 17 की। 9 जनवरी रिसिप्ट हुआ है, 10 क्वांटिटी 17 की, मतलब 170। इशू कुछ हुआ नहीं है तो बैलेंस में भी आ जाएगा 10, 17, 170। ठीक। अगला फिर से रिसिप्ट हुआ है 19 जनवरी को, फिर से रिसिप्ट है, तो मैं लिख देता, अच्छा दिन खत्म, लाइन क्लोज। हाँ, फिर 19 जनवरी को अगेन रिसिप्ट है, 25 ऑफ 10, 25 ऑफ 10 मतलब 250। इशू कुछ हुआ नहीं है, बैलेंस लिखते हैं 10 + 25 35, और 170 + 250 420। 420 डिवाइडेड बाय 35, बेटा वेटेड एवरेज है, डिवाइड करने से रेट आता है 12। दिन खत्म, लाइन क्लोज, वेटेड एवरेज याद है ना। 19 के बाद 20 में नहीं आओगे, 29 में नहीं आओगे, सीधा 30 में आओगे, 15 ऑफ 8। मैंने बोला ना पहले आपको रिसिप्ट दिखाना है, जितना भी है सब रिसिप्ट 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 सब दिखाना है एक साथ। मंथली पूरा नहीं, मंथली। जनवरी का है, जनवरी में 3 रिसिप्ट है, तो उन 3 रिसिप्ट को आप पहले दिखाओ, है ना। इशू बाद में होगा, एंड में होगा। देखो बोला था ना, क्वेश्चन में बोला ही है सामने से कि जो वेटेड एवरेज प्राइस है इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मंथ के आखिर में कैलकुलेट होगा, जब सारे रिसिप्ट हो जाएंगे ना तो मंथ के आखिर में कैलकुलेट होगा, एंड इज देन यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशू। बाद में, देन मतलब उसके बाद में यूज किया जाएगा इशू करने के लिए। इशू अभी नहीं दिखाओगे, मैंने बोला ना डेट वाइज नहीं चलना है, आपको पूरा रिसिप्ट दिखाना है। तो 30 जनवरी को रिसिप्ट हुआ है अगला, 30 जनवरी को रिसिप्ट हुआ है अगला, 15 ऑफ 8, 15 ऑफ 8 हो जाता है 120, इधर डैश, हाँ 35 और 15 हो जाएगा आपका 50। अमाउंट करूँगा 420 + 120, तो हो गया 540, डिवाइडेड बाय 50 तो आता है 10.8, है ना, रेट आ गया। अब आप इशू करोगे, इशू भी कैसे करोगे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनवरी इशू, है ना। जनवरी का इशू आपको एक साथ दिखाना है, अलग अलग नहीं दिखाओगे कि 10 अलग से इशू है, 20 अलग से ना, एक साथ 30 इशू है, 30 का इशू, जैसे मतलब डैश कर दो, 30 का इशू आपका एक साथ हुआ है, ठीक है। और कितने से हुआ है, 10.8 से हुआ है, जो आपका लास्ट वाला बैलेंस आपने निकाला, याद है ना, वेटेड एवरेज, मतलब लेटेस्ट जो आप रेट निकाल के बैठे हो उसी में से इशू किया जाता है। तो 30 × 10.8 ये हो गया 324। और बैलेंस कैसे आएगा, 50 में से 30 गया, 20 बचा, रेट वही रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 × 10.8, 216। ठीक, दिन खत्म, लाइन क्लोज। दिन क्या, महीना खत्म, महीना खत्म। अब आओ फरवरी में, तो फरवरी में देखो 13 फेब को रिसिप्ट हुआ है 20 ऑफ 12, 13 फेब को, फिर भूल गया 20 ऑफ 12, 20 ऑफ 12 तो हो गया 240। इशू कुछ हुआ नहीं है, बैलेंस लिख देंगे, 20 पहले से था, 20 और आ गया 40, अमाउंट 216 पहले से था, 240 और आ गया, तो हो गया 456। हाँ, डिवाइडेड बाय 40 तो आ गया 11.4। दिन खत्म, लाइन क्लोज। अगला रिसिप्ट है 27 को, 10 ऑफ 16.9, 10 16.9, 10 16.9, 10 16.9 तो हो जाएगा 169, इधर डैश, हाँ 40 पहले से था, 10 आ गया, 50 हो गया, 456 + 169, अमाउंट हो गया 625, डिवाइडेड बाय 50 करूँगा तो आ गया 12.5। दिन खत्म, लाइन क्लोज।
और अगला रिसिप्ट 27 फेब के महीने में, चलो मैं ऐसे पार्टीशन, अगला मार्च है ना, क्या हो गया, फेब के महीने में अगला रिसिप्ट है ही नहीं, 2 ही था, सिर्फ 2 रिसिप्ट था, हो गया। अब सिर्फ इशू करना है, इशू कितना करना है, एक बार में 40, ठीक है 40। तो आ जाओ नीचे लिखते हैं यहाँ पे फरवरी का इशू कितना है, 40 है, तो यहाँ तो डैश कर दो, इशू है 40, फिर से हैंग हो गया मैं तो, देखिए मान लिया बात 40, तो 40 टर्न आप यहाँ पे लिख दोगे, 50 में से 40 दोगे तो रेट तो वही रहेगा 12.5 वाला, तो कर दो 40 इंटू 12.5, आपका आया 500, यहाँ लिखे 500। बैलेंस कैसे बचेगा, 50 में 40 गया 10, रेट है 12.5, तो ये 125। दिन खत्म, दिन क्या, महीना भी खत्म, लाइन क्लोज, फेब खत्म। अब आओ मार्च में, कितना बकवास क्वेश्चन है नहीं, 30 मार्च को रिसिप्ट हुआ है 20 ऑफ 20, वाह 20-20 मैच खेलेंगे, 30 को 20-20, वाह 30 मार्च को देखो, 30 मार्च को वो लोग 20-20 खेलेंगे, बताओ 20 को खेलना चाहिए 20-20, 30 को खेलना चाहिए 30-30, है ना। तो यहाँ आया 400, हाँ अमाउंट आएगा 10 + 20 30, और अब अमाउंट आएगा 125 और 400 कितना हो गया 525। अब 525 डिवाइडेड बाय 30 तो आया 17.5। दिन खत्म, महीना भी खत्म, लाइन क्लोज, महीना भी खत्म, फेब हो गया ना, सॉरी मार्च का रिसिप्ट था, मार्च का रिसिप्ट हो गया। अब मार्च का इशू आएगा कितना, ये देखो ये 31 मार्च को 20 इशू होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्च इशू, ठीक है, डेट भी लिख सकते हो 31, इशू हुआ है कितना 20, हाँ 20। तो देखो आप ये 20 कहाँ से दोगे, इस 30 में से 20 दोगे तो रेट वही रहेगा 17.5, तो 17.5 इंटू 20 350 आया। बैलेंस कैसे बचेगा, 30 में से 20 गया 10, रेट वही रहेगा 17.5, तो ये 175। दिन खत्म, महीना खत्म, ये टॉपिक भी खत्म, लाइन क्लोज, चलो वीडियो भी खत्म। ठीक है, इशू ऑफ मटेरियल खत्म। क्या क्या पढ़ा हमने, मेथड कौन कौन से पढ़ लिए, सबसे पहले पढ़े थे फीफो मेथड, उसके बाद पढ़े लीफो मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा बेस स्टॉक मेथड जो कि आता है अलॉन्ग विथ इधर फीफो और लीफो, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लीफो फीफो के साथ जुड़ के आता है। उसके बाद हमने पढ़ा एवरेज मेथड, एवरेज में 2 था, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन 9 में देखा कि रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस कैसा होता है, मतलब क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया इस डेट पे इशू होगा तो इतने रेट से होगा, क्वेश्चन में बता दिया था रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड प्राइस निकालना होता है और हर इशू उतने ही प्राइस से किया जाता है, और लास्ट में वेरिएंस निकालते हैं एडवर्स या फेवरेबल। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ 7 मेथड थे, सब कंप्लीट हो गए। एग्जाम में क्या आता है, सिर्फ फीफो आता है, लीफो आता है और वेटेड एवरेज आता है। मेजॉरिटी टाइम भाई आने को कुछ भी आ सकता है, मेजॉरिटी टाइम जहाँ तक मैंने जितने भी अटेम्प्ट्स देखे हैं 95 से ज़्यादा % ये आता है, फीफो लीफो और वेटेड एवरेज, सिंपल भी नहीं वेटेड एवरेज, है ना, मतलब उसको ज़्यादा अच्छे से करना है, करना सब है बट फीफो लीफो और वेटेड एवरेज को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर वही आता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक अगले वीडियो से चालू करते हैं, अभी के लिए इतना ही। ये वाला टॉपिक इशू ऑफ मटेरियल पूरा खत्म, चलो बाय बाय।